हे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश हूँ और इस बार मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल समरी लेकर आया हूँ जिस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेज हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई इंसान समझता है और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच है। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो यही सवाल आप खुद से पूछते हैं, तो इनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज़ करने में कि आप सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो है और जो बनाना चाहते हैं इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो सब बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ट और बेस्टेड है। ये आपको शो कराएगी कि आप कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करते हैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी सोच में चेंज करने से। नंबर 1, बिलीव यू कैन डू एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या कैरियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो, आप कर सकते हो। जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो तब आप वाकई में करोगे, और एक बार आपने कुछ करने की ठान ली है तब आपको उसे करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि विश्वास करना ही आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रहा करता था। उनके पास बहुत पैसा नहीं था और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा घर था, ना उनके पास कोई बहुत बड़ी कार थी। जो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़ा घर ले सके या फिर अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। जब उनको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी ही हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिज़र्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करें ये सोचकर कि आप वाकई में कर सकते हैं। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेगी। क्योर योरसेल्फ ऑफ एंग्जाइटीज एंड द फेलियर ऑफ डिजीज, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार है। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, उन्हें अपने फेलियर की जिम्मेदारी मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लोग हमें ऐसे बहाने गिनवा देते हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे साथ ये इशू है, या मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम है। तो वो सारी प्रॉब्लम हम उनको बता देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहाने बनाना सिर्फ एक डिजीज़ है। बहाने बनाना आपको सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता है। और एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरिंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है, इस जॉब के लिए वो डिज़र्व नहीं करती है। वो इस बात को लेकर बड़ी कन्विंस थी कि जो बनना चाहती है वो कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सैम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ अभी तक वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ भी नहीं पहुंची है और फिर वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है। हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर ही कहीं छुपी हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर,
द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो यह है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे। यहाँ तक कुछ फीट गहरे पानी से भी एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप करने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने के लिए बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूटर का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूटर उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूटर्स शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूटर को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी के ऊपर नहीं आया था। सब डर के मारे सहम गए और उसी वक्त अचानक वो रिक्रूटर पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा तो रिक्रूटर ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ हाँ बोला और उसने यह भी बोला वह फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो आपने देखा, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ने से मना करता है और पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों को ब्राइट साइड से देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब आप होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। हाउ टू थिंक बिग यानी बड़ा कैसे सोचे। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास ही एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद वो अपनी अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को काफी टाइम से नोटिस कर रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उससे कहा कि उसकी कार कितनी एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। तो लड़के ने उससे पूछा कि क्या वो ऐसी और भी कार देखने का ड्रीम देख रहा है। लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें एक बड़े ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर अटके मत रहो, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल सकती है और अपने सक्सेस की ओर बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। नेक्स्ट, क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव्ड तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे और दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी को जो रिक्वायरमेंट थी उस सेल्समैन ने उस आदमी को उसकी रिक्वायरमेंट अपने वर्ड्स के थ्रू बताई, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल्स डिटेल भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट वे में अप्रोच किया। उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में डायग्राम से शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल ईजिली समझ आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिविटी सोच सकते हैं, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर है। नेक्स्ट, आप वही हो जो आप सोचते हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने ऐसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तभी होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो करते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लॉन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ और फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है, उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लॉन रेंजर वाली ही हैट चलेगी, कोई काउबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो भी खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं
वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनाने में हेल्प करता है जो हम बनना चाहते हैं। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। जब हम इसे यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहां पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया, उस आदमी ने सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक ऐसा बड़ा लेसन मिल गया था, फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी, फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव है और जो फर्स्ट क्लास वे थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो, आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिज्म और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में नहीं होती है। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो हम सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़ाके का मुकाबला एक ऑल टीम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने एक ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की, और हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया। और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे, दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के का पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया, और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियंस को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया, और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और गुड वे में होता है तो हम फोकस्ड रहते हैं और हम उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और वाकई में हमें वहाँ से रिजल्ट भी मिलते हैं। नेक्स्ट, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। जिन लोगों को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होती है वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि हैप्पीस्ट लोगों के बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था, उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफ़ी कुछ बोलता चला गया, और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर की तरफ हिम्मत भी ना करे आने की। एजेंट चुपचाप सुनता रहा, और जब उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म की तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा, और फिर उसने बड़े सॉफ्ट वे में बोला, मगर मिस्टर, बस आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा से। और सेल्समैन के सिर्फ इसी एटीट्यूड से उस आदमी ने नेक्स्ट डे उस सेल्समैन से $2,50,000 की एंडाउमेंट पॉलिसी खरीद ली। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें, और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीख लें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस क्यों ना करें। नेक्स्ट, गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया है कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि एक मेन फैक्टर है जो एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा, ये एक्शन ही रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करते हैं। औरतों को जो काम मोस्ट अनइम्पोर्टेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते हैं, जैसे बर्तन धोना, लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी। कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उससे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइंड थी।
वो आगे बढ़ी और बर्तनों का ढेर उठाकर उनको साफ करने, और उसने 1 मिनट के लिए वेट नहीं किया और तुरंत काम में जुट गई। अपने काम को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क में जुट जाओ, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। वो टास्क को आपको पूरा करना है। जब आप उस टास्क को पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक नेचुरल हैप्पीनेस क्रिएट होती है। नेक्स्ट, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनल बैरीमोर को कोई नहीं भूल सकता। मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ था जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी, लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते रहे। वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 ईयर्स तक सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज सक्सेसफुल रोल्स प्ले किए, और वो भी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर। कई सारी मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल तक भी प्ले किया और उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्हें अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सबकी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आता है, चैलेंजेस आते हैं। हालांकि डिफिकल्टी से ऊपर उठना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए। और जब हम फेस करते हैं, एक्शन पर एक्शन लेते हैं, तो हम उस डिफिकल्टी से डेफिनेटली ओवरकम हो जाते हैं। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी में कुछ ना कुछ लर्न करो। चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है, और एक डिज़ायर भी होती है, और एक प्लान भी जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने ही पहले डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उनसे कहा था कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस है, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशन करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर उनसे यही बोलता था कि अब केवल उनके पास कुछ ही मंथ्स बचे हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। अपने बेटे के साथ रहने की उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने क्लियर पाथ को इमेजिन करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करना है तो 10 ईयर्स का गोल प्लान करो, उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो, अपने डेली और वीकली गोल सेट करो, और ऐसे करके आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन अचीवर बन सकते हैं। हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंसर मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से डरना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट यूज़ करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपने विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस एक्शन ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नज़रिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचना पड़ेगा। अपने काम और एक्शन में ह्यूमन बनो, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो, प्रोग्रेसिव वे में सोचना शुरू करो और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मालूम होगा तब आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लर्न किए। हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करना एक एबिलिटी है, और अपने डर का सामना कैसे कर सकते हो, कैसे एक्शन पर एक्शन लेकर आप अपने अंदर से डर निकाल सकते हो, कैसे आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ के लिए कैसे गोल सेट कर सकते हो। इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बड़ा सोचने का बड़ा जादू, एक ऐसा मैजिक जिसे हम सब एंजॉय कर सकते हैं। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इस फैक्ट पर बिलीव करो क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी ऑडियो बुक समरी के साथ थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे कि मैं आपके सामने एक नई ऑडियो बुक इसी तरह से लेकर आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।